क्या हो अगर एवेंजर्स डूम्सडे एक्चुअली में एक ऐसी स्टोरी हो जहां डॉक्टर डूम विलन कम और स्टीव रॉजर्स के खुद के प्लान का हिस्सा ज्यादा हो। इस वीडियो में हम यही थ्योरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि डूम्सडे कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वेल कैलकुलेटेड प्लान का रिजल्ट है जिसमें स्टीव और लोकी साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो रायता ही हू रिमेन्स और कई सारे कैंग वेरिएंट्स ने फैलाया है उसको साफ करने का सिर्फ यही एक रास्ता है। मे बी इस प्लान में और भी लोग शामिल हो, बट मेन दो बंदे स्टीव और लोकी ही हैं। सुनने में ऑड लग रहा होगा क्योंकि सारे डूम थ्योरीज के अराउंड हैं, पर हाल ही में रूसो ब्रदर्स ने ये कहा था कि स्टीव रॉजर्स सेंट्रल फिगर है डूम्सडे का, तो मुझे ये एंगल एक्सप्लोर करने का मौका मिला जिसके ऊपर मैं अपना एक व्हाट इफ लाने वाला था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये थ्योरी कितनी मजेदार होने वाली है, तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टीव के पैराडॉक्स की। एवेंजर्स एंड गेम के एंड में हमने देखा था कि स्टीव टाइमलाइन में पीछे जाकर पेगी कार्टर के साथ सेटल हो जाता है। ऑफिशियली ये बोला गया था कि ये हमेशा से वही टाइमलाइन थी, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो एक ही रियलिटी में दो स्टीव का एग्जिस्ट करना एक मैसिव ग्लिच है। एक स्टीव आइस में जम के 21st सेंचुरी में उठता है, वही दूसरा स्टीव पेगी के साथ 70s में अच्छे से जी रहा होता है। अब सोचो, इन दोनों वर्जन्स का एग्जिस्टेंस, उनके चॉइसेस, उनकी प्रेजेंस, ये सब टाइम के फ्लो को कितना अल्टर कर सकते हैं। और फिर आता है थर्ड पैराडॉक्स, उनका बेबी जो कि स्टीव प्लस पेगी का बच्चा है। एक ऐसा बच्चा जो एक सोल्जर के डिसीजन का लिविंग प्रूफ है। एक ऐसा डिसीजन जो शायद सेक्रेट टाइमलाइन के रूल्स के हिसाब से कभी होना ही नहीं चाहिए था। स्टीव का बच्चा कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक वॉकिंग इंकर्जन ट्रिगर है, एक ऐसी एंटिटी जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी रियलिटीज के बीच का पुल बन के खड़ी है। और यही पर एंट्री होती है एंशिएंट वन की। एंड गेम में जब बैनर उससे मिलता है तो एंशिएंट वन क्लियरली समझाती है कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स गलत टाइमलाइन में छोड़ दिए गए तो सैक्रेड फ्लो टूट जाएगा, अल्टरनेट ब्रांचेस क्रिएट होंगी और केओस स्प्रेड होगा। ऑफिशियल मूवी में हमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि बैनर उसको मना लेता है स्टोन्स वापस करने का प्रॉमिस करके, लेकिन एक ऐसी सॉर्सरर जो फ्यूचर के सारे पॉसिबिलिटीज देख सकती है, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएगी बिना किसी बैकअप प्लान के? स्ट्रेंज सबसे बेस्ट होगा, पर एंशिएंट वन वो थी जिसने अपनी नियति डिसाइड की थी। व्हाट इफ में भी हमने देखा था कि मरने के बाद भी वो स्ट्रेंज को गाइड और हेल्प करने के लिए आती है, बट अफसोस सुप्रीम स्ट्रेंज उसको सरपास कर जाता है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि एंशिएंट वन ने भी स्टीव से मिलने के बाद फ्यूचर्स देखे होंगे और शायद तक उसने कुछ गड़बड़ देखा होगा और उसके हिसाब से उसने प्लान बनाया और स्टीव को कहा कि भैया तुम वापस अपने टाइमलाइन में जाने छोड़ के पास्ट में पेगी के साथ रहो, क्योंकि वो एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा बनेगा। अब स्टीव ने एंशिएंट वन की बात को मानकर पेगी के साथ तो जिंदगी बिता ली और उसी का ग्लिम्स हमें देखने को मिला डूम्सडे के पहले ऑफिशियल टीजर या फिर कई ग्लिम्स के अंदर। अब एंशिएंट वन के कहने से ही सब होगा ये जरूरी नहीं, बल्कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन जहां स्टीव जाकर रहा एंड बच्चे पैदा किया, इसमें लोकी का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि अगर वो ना होता तो जिस भी टाइमलाइन में स्टीव जाता तो वहां वो पकड़ा जाता टीवीए द्वारा। अब लोकी सीरीज के एंड में हम देख चुके हैं कि सेक्रेट टाइमलाइन का टी टाइप स्ट्रक्चर वो हैंडल कर रहा है और मल्टीवर्स के इनफाइनाइट ब्रांचेस को वो एक न्यू शेप दे रहा है, जहां लोकी बेसिकली गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है और यहां वो नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है इंस्टेड ऑफ पावर। अब अगर हम ये मान ले कि लोकी टाइम के बाहर बैठा हुआ है और स्टीव भी अपने टाइमलाइन से बाहर जा चुका है, तो इन दोनों का इंटरसेक्ट होना बिल्कुल लॉजिकल लगता है। एक सोल्जर जो हमेशा से ड्यूटी और सैक्रिफाइस पे बेस्ड रहा है और एक क्रिस्टल गॉड जो एक कॉस्मिक स्टोरी टेलर बन चुका है, दोनों मिलके एक ऐसी कहानी बना सकते हैं जहां मल्टीवर्स को फिक्स करने के लिए पहले उनको टूटने देना होगा, विच मीन्स कि लोकी एंड स्टीव ने सीक्रेटली कोऑर्डिनेट करके इंकर्जन को होने दिया ताकि डूम आए, और स्टीव का बच्चा करना भी उनके प्लान का हिस्सा होगा, क्योंकि स्टीव का बेटा दो अलग टाइमलाइन से जन्मा है, तो वो ना सिर्फ इंकर्जन ट्रिगर कर रहा है बल्कि डूम के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट भी बन रहा है। सो लोकी एंड स्टीव ने डूम को ट्रैप करने के लिए भी एक प्लान ऑलरेडी बना रखा है, जिसके बाद आपके मन में एक ही सवाल आएगा और वो ये है कि डॉक्टर डूम कहां से आता है। ऑफिशियल लीक्स और रूमर्स ऑलरेडी ये हिंट कर रहे हैं कि आरडीजे का डूम मल्टीवर्स को एक तरह से इन्फेक्शन मानता है, जहां अनलिमिटेड रियलिटीज, इनफाइनाइट वेरिएंट्स और एंडलेस सफरिंग है। डूम के लिए परफेक्ट यूनिवर्स वो है जहां सब कुछ उसके रूल के अंदर हो, जहां नो केओस, नो चांस, नो अननेसेसरी पेन हो, और यहीं पर स्टीव रॉजर्स का पर्सपेक्टिव काफी डेंजरस तरीके से अलाइन हो सकता है। स्टीव ने एंड गेम के बाद देखा कि थैनोस, अल्टॉन और लोकी जैसे पावरफुल बीइंग कोई भी सॉल्यूशन नहीं ला पा रहे हैं और हर विक्ट्री के बाद एक नया विलन, एक नया वॉर हो रहा है।
तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पे स्टीव इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब तक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी तब तक इनफाइनाइट ट्रेजेडीज होती रहेंगी। और एक सोल्जर के लिए जिसने हर एरा के वॉर को देखा हुआ है, ये थॉट बहुत ही हैवी हो सकता है। स्टीव और लोकी ने डूम को पर्सनली क्रिएट नहीं किया, बल्कि उसके राइज को कॉन्शियसली अलाउ किया। वरना तुम ही सोचो कि लोकी के होते हुए डॉक्टर डूम इतना पावरफुल कैसे बन सकता है कि वो लोकी को ही डिफीट कर दे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। जैसे कॉमिक्स में कभी कभी हीरोज जानते हुए भी किसी थ्रेट को ग्रो होने देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे चलकर वो किसी और बड़े खतरे के अगेंस्ट काम आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ लोकी और स्टीव ने एक ऐसे व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को होने दिया जो मल्टीवर्स से नफरत करता हो, जो पहले खुद डिक्टेटर बने और फिर उसे एब्सोल्यूट कंट्रोल को तोड़ के एक बेटर यूनिवर्स बना सके। स्टीव के दिमाग में डूम एक नेसेसरी एविल बन सकता है जिसे वो पर्सनली हेट करेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसका यूज करेगा। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक चेस प्लेयर नोइंगली एक पावरफुल पीस ओपोनेंट के पास रहने देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एंड गेम में उसको सैक्रिफाइस करके वो बोर्ड रीसेट कर सके। अब देखो भाई, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टीव का बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है और एक एंकर है डूम के लिए, तो ये एक ट्रेड भी बन सकता है जो रास्ता खोलेगा स्टीव और डूम के मिलने का। ठीक वैसे ही जैसे सूजन और डूम मिले थे फैंटास्टिक फोर के एंड के रेट में। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से तो स्टीव एक हैवान हुआ जो अपने ही बच्चे को मोहरे के जैसा इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बात बता दूं कि जिसको तुम देख रहे हो वो स्टीव रॉजर्स है, ना कि कैप्टन अमेरिका। स्टीव ने पहले भी इमोशनल होकर गलतियां की हैं, जैसे टोनी से सच छुपाना कि विंटर सोल्जर जो कि बकी था उसने ही उसके पेरेंट्स को मारा था। यहाँ भी पहले स्टीव लोकी का साथ देगा, पर जैसे ही डूम का मास्टर प्लान सुनेगा वो उसके साइड हो जाएगा ताकि डूम जीते और लोकी हार जाए। पर जब स्टीव डूम के बैटल वर्ल्ड को देखेगा और उसको एहसास होगा कि उसका डिसीजन कितना गलत है, क्योंकि यहाँ फ्रीडम है ही नहीं, तो फिर वो बैकग्राउंड में डूम के अगेंस्ट प्लॉट करेगा और अपनी एक नई टीम बनाएगा जो कि हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगी। अगर एमसीयू सच में इतनी गट्सी राइटिंग को दिखाए तो स्टीव रॉजर्स का कमबैक सिर्फ सिंपल नॉस्टैल्जिया बेट नहीं रहेगा, बल्कि वो एक ऐसा मास्टरमाइंड बन जाएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। डूम और लोकी दोनों ही मास्टरमाइंड के टॉप प्लेयर्स हैं और इनकी होते हुए स्टीव खेल जाएगा तो भाई मजा ही आ जाए। वैसे भी हम लोगों ने डूम्सडे के पहले ग्लिम्स में देखा था कि वहां पर कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न इन डूम्सडे नहीं था, बल्कि स्टीव विल रिटर्न इन डूम्सडे था, विच मींस कि हमें जो डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स देखने को मिलने वाला है वो कैप्टन अमेरिका नहीं होने वाला। तो मे बी वो कुछ एक अलग ही कैरेक्टर या पर्सोना को अपनाए जो हमारे लिए भी डिफरेंट हो सकता है कि हमें स्टीव वर्सेस स्टीव के डिसीजन की कहानी दिखाई जाए, जिसके अंदर ऑफ कोर्स ग्रेट फाइट सीक्वेंसेस होंगे, लेकिन कोर स्टोरी ये हो सकता है कि स्टीव ने जो डिसीजंस लिए थे वो आगे जाके कैसे प्ले आउट हुए। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।